मॉर्निंग टू ऑल। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आज की क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इन दोनों पे हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस का मतलब होता है कि एक वाक्य की संरचना, एक वाक्य की बनावट किस तरह से होती है, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है, हमारा जो वाक्य है, वो किस किस तरह के शब्दों से बना हुआ रहता है। ये आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऑल 5 टाइप्स के जो सेंटेंसेस हैं, यानी कि एजरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि इच्छा अथवा कामना सूचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी कि आज्ञा अथवा आदेशात्मक वाक्य एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। इन ऑल 5 टाइप्स के सेंटेंसेस पर हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने देखा कि ये जितने भी सेंटेंस के टाइप हमको देखने को मिलते हैं, हर एक की हमने डेफिनेशन और उससे संबंधित जो एग्जांपल्स हैं, हमने उन पे डिस्कस किया था। लेकिन अब हम आज की क्लास में देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस तरह से बनता है और सेंटेंस के भीतर जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं, वो किस तरह से अरेंज होते हैं। तो अभी तक हमने जो देखा कि एक वाक्य जो है वो शब्दों से मिलके, वर्ड से मिलके बना होता है और कम से कम दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके हमारा सेंटेंस तैयार होता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि वही जो सेंटेंस हमको शब्दों से मिलके जो दिख रहा है, उसके अंदर आने वाले ये जो शब्द हैं, चाहे 2 हैं, चाहे 3 हैं, चाहे 4 शब्द हैं, वो शब्द जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, राइट। और इसी को हम जो है क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो नाउ एक सेंटेंस के द्वारा, एक एग्जांपल के द्वारा हम इस बात को और अच्छे से समझते हैं। जैसे यहां पर एक सेंटेंस मैंने पहले से आपको जो है यहां पे लिख के दिखा रखा है कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि राम इज रीडिंग बुक। ये जो हमारा एक सेंटेंस है, इसमें राम एक शब्द है, पुस्तक एक शब्द है, पढ़ रहा ये भी अपने आप में एक शब्द है और लास्ट में है का प्रयोग किया गया। ये चारों पांचों शब्द आपस में जुड़े, एक अर्थ स्पष्ट किया और एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। लेकिन अब अगर हम देखें जो हमारा ये सेंटेंस है, इसमें जो हमारा पहला शब्द है आपका राम, ये जो शब्द है ये किसी पर्सन का नाम, किसी व्यक्ति का नाम है। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा शब्द है पुस्तक, यानी कि कहीं ना कहीं ये किसी वस्तु की तरफ इशारा करता है कि ये कोई वस्तु है। तीसरी चीज हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है पढ़ रहा, यानी कि पढ़ने के काम को यहाँ पे बताया जा रहा है। और चौथा अगला जो हमारा शब्द है यहाँ पे वो है आपका है यानी कि समय को बता रहा है, यानी कि वर्तमान काल को व्यक्त कर रहा है, राइट। तो इस तरह से जहां हमने अभी तक केवल इतना हमने यहां पे डिस्कस, अभी तक हमने देखा था प्रीवियस क्लासेस में कि एक सेंटेंस के भीतर जो है कई शब्द आ जाते हैं। लेकिन अब हम ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि वो जो शब्द उसके अंदर इस्तेमाल कर दिए जा रहे हैं वो किस किस प्रकार के हैं, किस किस कैटेगरी के हैं। एक और चीज मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊं कि राम जो अभी हमने बताया कि ये जो शब्द है ये सेंटेंस के भीतर किसी पर्सन का नाम है, जहां हमको ये बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी पता चल रहा है कि हमारा ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, इसमें जो पढ़ने का काम कर दिया जा रहा है उसको करने वाला आखिर कौन है, यही राम है। यानी कि यही जो पर्सन यहाँ पे प्रयोग कर दिया गया है, इसी के द्वारा इस सेंटेंस में होने वाले कार्य का पता भी चलता है। यानी कि सेंटेंस के भीतर जिसके द्वारा कार्य का होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं। तो अब एक और चीज हमको यहाँ पे पता लगी कि सेंटेंस में ये जो हमको दिया गया है इसमें राम अपने आप में यहाँ एक पर्सन का नाम है, वहीं राम जो है यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट भी है, एक कर्ता भी है। क्यों है, क्योंकि राम के द्वारा इस सेंटेंस में पढ़ने के काम को कर दिया जा रहा है। सेकंड जो हमारा यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है पुस्तक,
यानी कि बुक के लिए कहा गया है कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग बुक। यानी कि ये जो आपका पुस्तक है, जो वस्तु हम इसको अभी तक कह रहे थे, ये हमारे सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग कर दिया गया है। यानी कि कोई भी कर्ता किसी भी काम को जो कर रहा है, जैसे यहां पे राम है और राम पढ़ने के काम को कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है? वो इसलिए इस काम को कर रहा है क्योंकि उसको जो है क्या करना है, इस पुस्तक को पढ़ना है। यानी कि राम का जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, वो है पुस्तक को पढ़ना। तो यानी कि जो बुक है वो अपने आप में एक वस्तु तो है, लेकिन वस्तु के साथ साथ हमारे सेंटेंस के भीतर क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर दिया गया। तो ऑब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में कर्ता के द्वारा जो कार्य कर दिया जा रहा है, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है, क्या एम है, यही जो आपका शब्द बताता है, वो आपके ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अगले उसमें हम देख रहे हैं पढ़ रहा, यानी कि पढ़ने के काम को जो है यहाँ पे बता रहा है। तो ये जो कार्य है, ये जो काम हम बोल रहे हैं, इन्हीं को हम जो है क्रिया भी कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कह सकते हैं, एक्शन कह सकते हैं। यहां पर कई तरह के कार्य किया जा सकता है। जहां पुस्तक पढ़ने की बात है, वहां पुस्तक लिख रहा है, पुस्तक बेच रहा है, पुस्तक खरीद रहा है। तो इसका मतलब है कि हम कार्य को चेंज कर रहे हैं, कार्य जो वहां पे जो वर्ब है उसको हम चेंज कर रहे हैं, उसको हम अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पढ़ रहा हमको बता रहा है कि राम यहाँ पे कौन से काम को कर रहा है, पढ़ने के काम को कर रहा है। जो रीड और रीडिंग हम यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला शब्द जो अभी हमने कहा कि है, यानी कि समय को बता रहा है, और है हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे सेंटेंस वर्तमान काल को व्यक्त करता है। यानी कि इज का प्रयोग जो यहाँ पे है को बताने के लिए किया गया है, ये बता रहा है कि राम जो है, जो करता है, वो पढ़ने के काम को जो कर रहा है, वो कब है? वर्तमान काल में। यानी अभी भी जब हम उस सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं, तब भी वो उस काम को कर रहा है। यही इसी सेंटेंस में अगर हम इज की जगह पर वज का प्रयोग कर दें, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल को व्यक्त करेगा। केवल एकमात्र एक शब्द को चेंज करने पर जो समय को बता रहा है, बाकी शब्द बिल्कुल अपनी जगह है। केवल अगर हमने राम वॉज रीडिंग बुक कर दिया, यानी राम पुस्तक पढ़ रहा था। भूतकाल में बीते हुए किसी समय में इस कर्ता राम के द्वारा यह काम कर दिया जा रहा था। तो देखिए, ये जो आपका है आया यहां पर, ये जो है वर्तमान काल को व्यक्त कर रहा है। यानी कि अभी जो समय, अभी जो काल यहाँ पे चल रहा है, जिस समय हम उस सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं, उस टाइम पर वो कार्य तब भी चल रहा है, ये बताने के लिए ये शब्द यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया गया। तो देखिए, एक सेंटेंस के भीतर अलग अलग तरह के शब्द आए हैं, और वो अलग अलग चीज के लिए क्या कर दिए जा रहे हैं, इस्तेमाल कर दिए जा रहे हैं। तो बस एक सेंटेंस के भीतर आने वाले जो अलग अलग तरह के शब्द हैं, और उनका जो अलग अलग तरह से जो प्रयोग वहां पे वो जो कर दिया जा रहा है, यानी कि वो जो अपना जो है क्या, जिस चीज के लिए वो इस्तेमाल कर दे जा रहे हैं, इसी चीज को बताने के लिए हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और इंग्लिश सीखने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत ही जरूरी है। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना ही अंग्रेजी समझना, अंग्रेजी सीखना है। इसी के द्वारा हम सेंटेंस के भीतर आने वाले शब्दों को सही क्रम में, एक उनका जो अरेंजमेंट है, बिल्कुल सही तरह से हम उनको लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। हर एक शब्द को हम पहचानेंगे कि आखिर ये किस तरह का शब्द है, फिर हम उनको लगाने का क्रम जो है उनको हम सीखेंगे। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस होगा वो ग्रामेटिकली, और ट्रांसलेशन जब हम उसका कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट होगा, उसमें किसी भी तरह की मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के द्वारा हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। सेंटेंस के भीतर आने वाले जो अलग अलग तरह के जो शब्द हैं, जब हम उनको जान लेंगे कि कौन सा शब्द किस कैटेगरी का है और आखिर इसका क्या उपयोग है, तो बस उसके बाद हमारा एक और काम है कि अब उनको हमने किस किस जगह पर लगाना है, वो हम बाद में सीख लेंगे। अभी हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आने वाले शब्द किस किस प्रकार के, किस किस कैटेगरी के, और आखिर उनका क्या क्या उपयोग है एक सेंटेंस के भीतर। राइट? तो यह है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच।
पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने से पहले मैं आपको बहुत छोटी सी जानकारी में आपको स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस थोड़ा इसकी तरफ जो है फोकस करूंगा। इससे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी कि एक सेंटेंस को हम किस तरह से उसकी बनावट को हम देख सकते हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका ये वाला पार्ट जो है किस कैटेगरी में है और अगला जो बचा हुआ हिस्सा है वो किस कैटेगरी में, यही चीज बताने के लिए है आपका स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। नाउ लुक एट द बोर्ड। बहुत ही सरल तरीके से मैंने यहां पे आपको जो है बताया है। ये यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। हर कोई सेंटेंस जो है दो भागों से मिलकर के बना होता है, या फिर हर सेंटेंस के दो भाग हैं, दो टुकड़े होते हैं। वन इज अ सब्जेक्ट जिसे हमने कर्ता, और सेकंड है आपका प्रेडिकेट यानी कि विधेय। क्या होते हैं ये, आगे हम देखते हैं। सब्जेक्ट के लिए कहा गया जो कर्ता है, द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। यानी कि किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी वस्तु का नाम जिसके बारे में हम वाक्य के भीतर कुछ भी बोल रहे हैं, या उसकी हम चर्चा जो कर रहे हैं, किसी वस्तु की चर्चा कर रहे हैं, किसी पर्सन की हम चर्चा कर रहे हैं, या फिर उसके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, जिसके बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, यानी कि वो जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम जिसके बारे में हम वाक्य के भीतर कुछ बोल रहे हैं या फिर उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेडिकेट कहता है विधेय। व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। यानी कि जो करता है उसके बारे में हम जो कुछ भी बोलते हैं सेंटेंस के भीतर, वो आपका सब क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है, विधेय कहलाता है। लिखा है एक वाक्य के अंदर, एक वाक्य के भीतर हम जो कुछ भी सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के लिए कहते हैं, वो सारी जो कही भी बातें हैं, उस कर्ता के लिए जो बातें हम कह रहे हैं, यानी कि वो सारी की सारी चीजें जो है किस में आ जाती हैं, प्रेडिकेट यानी कि विधेय में आ जाती है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में हमको आ जाएगा। यहां पर है हमारा राम इज रीडिंग बुक। इसी सेंटेंस को जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था मैं उसको यहां पर लाया हूं। राम यानी कि हम इस सेंटेंस के भीतर चर्चा कर रहे हैं, किसी के बारे में जो बोल रहे हैं, किसके बारे में, राम के बारे में बोल रहे हैं। तो राम अपने आप में एक क्या है, सब्जेक्ट है, करता है। लेकिन आगे है इज रीडिंग बुक, यानी कि वो राम क्या कर रहा है, भाई पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, कुछ और काम कर रहा है। तो जो कुछ भी हम इस राम के बारे में बोल रहे हैं वो कहां चला गया, प्रेडिकेट में चला गया। वो हिस्सा जो है सेंटेंस का विधेय के अंदर आ जाता है, प्रेडिकेट के अंदर आ जाता है। दूसरा सेंटेंस लिया, माई ब्रदर हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस, यानी कि मेरे भाई ने एक नया व्यापार शुरू किया है। तो इस सेंटेंस में हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, मेरे भाई की, यानी कि माई ब्रदर अपने आप में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्या बोल रहे हैं हम अपनी मेरे भाई के बारे में, क्या बोला जा रहा है कि उसने एक नया व्यापार शुरू किया है, यानी हैज स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। कुल मिलाकर के हमारा प्रेडिकेट है, क्योंकि ये बातें ब्रदर के लिए बोली जा रही है। अगला है, देखो यहां पर मैंने व्यक्ति को न लेकर के एक स्थान का शब्द लिया है, दिल्ली। तो दिल्ली इज अ बिग सिटी, तो यानी कि दिल्ली एक बड़ा शहर है। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, दिल्ली के बारे में। और क्या बोल रहे हैं कि वो एक बड़ा शहर है। हम इसके बारे में कुछ और भी चीजें बोल सकते हैं, वो भारत की राजधानी, वो हमारी राजधानी, हमारे देश की राजधानी, कुछ भी चीजें हम उसके बारे में बोल सकते हैं। लेकिन बोला किसके बारे में जा रहा है, दिल्ली के बारे में, यानी कि दिल्ली अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन क्या बोला जा रहा है, ये हमारा प्रेडिकेट है। एक और देखते हैं यहां पे, स्टूडेंट्स डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, यानी कि विद्यार्थी कल विद्यालय नहीं आए। तो बोला गया किसके बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में। क्या बोला गया कि वह कल विद्यालय नहीं आए, यानी कि ये सारी चीजें किसमें आ गई, प्रेडिकेट में। तो कुल मिलाकर के इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी सेंटेंस हम अंग्रेजी में देखें, आप उनको सबसे पहले दो टुकड़ों में बांट दो। वन इज अ सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में कुछ बोला जा रहा है, एंड सेकंड इज अ प्रेडिकेट, उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बोला जा रहा है, वो आपका प्रेडिकेट है।
तो सबसे पहले ट्रांसलेशन को और आसान बनाने के लिए, अंग्रेजी को और आसानी से समझने के लिए, आप इस सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को आप दो टुकड़ों में पहले बांट दीजिए। अब उस पर आइडेंटिफाई करो कि भैया सब्जेक्ट कौन है, और फिर देखो कि प्रेडिकेट कौन है, और फिर उनको उस जगह पे लगाया जाए जहां पर कि आपको ग्रामर में आपको भूला जाएगा कि यहां पर सब्जेक्ट को लगाइए, यहां पे आप प्रेडिकेट को लगाइए, राइट। तो ये है एक सेंटेंस की जो संरचना। हम बोल रहे थे कि किस तरह से एक सेंटेंस जो है दो टुकड़ों में, दो भागों से मिलकर के बना हुआ होता है, राइट। अब और अच्छे से और डीपली हम इस पर डिस्कस करेंगे कि प्रेडिकेट में हमने देखा कि या तो बहुत सारे शब्द आ रहे हैं, तो क्या ये सारे के सारे शब्द एक ही तरह के? नहीं, इनके बारे में और अच्छे से जानकारी लेने के लिए अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करते हैं। इन ए सेंटेंस words are divided into different classes as according to their use. Those words are called parts of speech. लिखा है in a sentence, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में, एक वाक्य के भीतर words are divided into different classes. शब्दों को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है एज अकॉर्डिंग टू दियर यूज। जैसे जैसे उनका उपयोग होता है, जिस जिस चीज के लिए उनका उपयोग कर दिया जा रहा है, उस कैटेगरी में, उस क्लासेस में शब्दों को बांट दिया गया है। एक सेंटेंस के भीतर दोज वर्ड्स, यही जो शब्द हैं जो सेंटेंस के भीतर आ रहे हैं, और हम उनको उनके यूजेस के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में जो बांट रहे हैं, आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यही जो शब्द हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। हिंदी में मैंने आपको डेफिनेशन दे रखी है, एक वाक्य में, एक वाक्य के भीतर शब्दों को उनके उपयोग के अनुसार अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, और यही जो शब्द हैं इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहां पर स्पीच का मतलब भी आपका सेंटेंस ही है, राइट। यानी कि एक वाक्य के वो भाग कहलाते हैं, एक वाक्य के वो टुकड़े कहलाते हैं। बहुत अच्छी तरह से आप इन चीजों को समझिए कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस अलग चीज है और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अलग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग है। यानी कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मतलब है वाक्य के प्रकार, अलग अलग तरह के सेंटेंस, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है एक सेंटेंस के भीतर कितनी चीजें आ रही हैं, ये आपका बताता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आगे है द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर्स, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके जो है 8 है संख्या में। कौन कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट है आपका सब्जेक्ट, जिसको कि हमने कर्ता कहा। सेकंड है आपका वर्ब यानी कि क्रिया। थर्ड है आपका एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। अगला है आपका एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन यानी कि संबंध सूचक शब्द। और अगला आपका कंजंक्शन यानी कि संयोजन। नेक्स्ट है आपका इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक शब्द। और अगला है आपका ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य। कुल मिलाकर के एक सेंटेंस के भीतर आने वाले जो सारे शब्द हैं, उन सारे शब्दों को हम इन 8 कैटेगरी में बांट लेते हैं। और अब ग्रामर हमको आगे उनका यूज और उनका जो क्या है पोजीशन है कि सेंटेंस में कहां पर आपका सब्जेक्ट आएगा, कहां पर आपका प्रीपोजिशन आएगा, कहां पर आपकी वर्ब आएगी, ये आगे हमको जो रूल्स हैं वो आपको दे दिए जाते हैं और उनको हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और हमारा ट्रांसलेशन बिल्कुल सही होता है। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे बोला गया है, आगे की क्लासेस में वैसे हम इनको बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना ही इंग्लिश सीखना है, राइट। तो अभी जैसे हमने कहा कर्ता यानी कि जिसकी चर्चा कर दी जा रही है, जिसके जो है बारे में हम कुछ बोल रहे हैं, या फिर जिसके द्वारा कार्य का होना पाया जा रहा है, वो आपका जो है सब्जेक्ट है। क्रिया यानी कि जो काम वहां पे, जो एक्शन वहां पे देखने को मिल रहा है, जा रहा है, खा रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, ये सब आपके वर्ब में आ जाते हैं। एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण यानी कि विशेषता बताने का काम करता है। किसकी विशेषता को बताता है? ये खासकर आपके सब्जेक्ट की विशेषता को बताते हैं। आगे वैसे जैसे मैंने कहा बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह से विशेषता को प्रकट करते हैं, बताते हैं।
अगला आपका एडवर्ब, इनका काम भी जो है विशेषता बताना होता है, लेकिन ये कर्ता की विशेषता को नहीं बल्कि कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो वर्ब वहां पे देखने को मिल रही है, उसकी विशेषता को बताते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन। ये कुछ संबंध सूचक शब्द होते हैं जो सेंटेंस के भीतर क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। और सही बताओ तो प्रीपोजिशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे जो हमारे लर्नर है, बहुत सारे जिनको जो लोग कहते हैं कि हमें अंग्रेजी आती है, थोड़ा बहुत आती है, वो लोग प्रीपोजिशन में बिल्कुल बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूज भी करते हैं। लेकिन अगर आपने उनको बहुत अच्छे से समझ लिया तो गारंटी है कि आप जो है उनके प्रयोग करते समय कोई गलती नहीं करेंगे। तो प्रीपोजिशन क्या करते हैं, सेंटेंस के भीतर जो शब्द आ रखे उनमें एक रिलेशन को बनाता है। अगर वो नहीं आएगा तो रिलेशन पता नहीं चलता कि राम और पुस्तक क्या है, राम और स्कूल क्या है। तो ये बताएगा कि राम स्कूल की तरफ जा रहा है, स्कूल को जा रहा है, इस तरह से कहीं पे टू प्रीपोजिशन आ जाता है। इन आपको देखने को मिलता है, एट आपको देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन है हमारे, जिनको हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका कंजंक्शन, संयोजन। इसका मतलब ही है वाक्य को आपस में जोड़ने के लिए। कई बार जब एक वाक्य को हमें खत्म करना पड़ता है, तुरंत दूसरा हमें जोड़ रहे हैं, लेकिन हम फुल स्टॉप नहीं ले रहे हैं, वहीं पर कुछ और चीज बोल रहे हैं। यानी कि मैंने कहा, जैसे माना की बात है, मैंने एग्जाम्पल कहा कि मेरा मतलब ये नहीं, ये। तो ऐसी जगहों पे ऐसे जो बहुत सारे सेंटेंस आ जाते हैं कि जहां पर हम जो है तो लगा लेते हैं, जहां पर हम इसलिए लगा लेते हैं, कहीं पर हम जो है चूंकि लगा लेते हैं। ऐसे जो शब्द हिंदी में भी जैसे हमको देखने को मिल रहा है, यही अंग्रेजी में भी इस्तेमाल करते जाते हैं, और ये जो है हमारे क्या है, कंजंक्शन कहलाते हैं। इनका प्रयोग किस तरह से इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में, कैसे ये जोड़ते हैं वाक्यों को, ये हम आगे की क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट आपका इंटरजेक्शन। अगर आपने पिछली जो हमारी प्रीवियस जो क्लास मैंने आपको दी है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, अगर उसको आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, तो जरूर आपको पता लगा होगा कि ये जो आपका इंटरजेक्शन है, विस्मयादि बोधक जो वाक्य थे उनके भीतर जो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं, एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स होते हैं, उन्हीं को हमने इंटरजेक्शन कहा था। और इन्हीं के कारण से मैंने बताया था हमारा जो सेंटेंस है वो नॉर्मल ना होकर के एक्सक्लेमेटरी हो जाता है, और अगर ये इंटरजेक्शन नहीं होंगे तो सेंटेंस बिल्कुल नॉर्मल ही हमको दिखता है। ये सारी चीजें मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, आप पिछली वीडियो को भी ढंग से देख सकते हैं। और अगला है आपका ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। स्टार्टिंग में मैं इस बारे में डिस्कस कर चुका हूं कि कोई भी कर्ता किसी भी कार्य को किस पर्पज से कर रहा है, आखिर उसके पीछे क्या एम है, ये आपका जो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो अब नेक्स्ट क्लासेस में हम जो है वन बाय वन करके हर एक की जो है बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे, जानेंगे कि ये जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, इसमें कितनी चीजें आ सकती हैं, कैसे इसका प्रयोग करते हैं, क्या कोई ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें सब्जेक्ट हिडन रहता है। ये सारी चीजें हम आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप नेक्स्ट क्लासेस से मेरे साथ बने रहिए। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो है वीडियो को पूरा पहले वॉच कीजिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली जो हमारी क्लासेस हैं उन सब की जो वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। कोई भी क्लास, कोई भी वीडियो स्किप नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने कहा, अगर पिछली क्लास आपने अगर नहीं देखी, नहीं अटेंड की होगी, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी, तो आपको एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शन जो यहाँ पे दिख रहा है, ये बिल्कुल नया शब्द है। लेकिन अगर आपने वो क्लास अटेंड की है, अगर आपने वो वीडियो बहुत अच्छे से देखी है, तो बिल्कुल आपको पता है कि ये इंटरजेक्शन क्या होता है। तो देखिए, हालांकि आगे हम और अच्छी चर्चा करेंगे, बट यहीं पर आपको आधा से ज्यादा समझ में आ गया कि आखिर इंटरजेक्शन होता क्या है। तो जैसे मैं कह चुका हूं, हर एक क्लास एक दूसरे पे डिपेंड है, यानी कि आज की क्लास अगली क्लास से बिल्कुल जुड़ी हुई है। अगर आज की क्लास आपने अच्छे से अटेंड की, अच्छे से अगर आपने समझ ली, तो आगे आने वाले क्लासेस को समझने में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर टुडे।